तो ये मिस मैनेजमेंट, गलत पॉलिसीज और बर वक्त फैसले ना लेना, ये सब मामला हैं। वो आपके पाकिस्तान से भागे हुए सरमायाकारों के, जिनको यहाँ से अमलन आमदन हकीकतन भगाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, हुक्मरान जमात को केपी के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई, अब उसकी जितने भी महरक़ात हैं उन पर गौर किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट जो कि वज़ीर आज़म के कहने मुरतब की, वज़ीर आला केपी महमूद खान ने वो रिपोर्ट लेके वज़ीर आज़म के पास पहुँच गए और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गलत उम्मीदवारों का चुनाव और जो मोर्सी सियासत है वो वजह बनी शिकस्त की। कहीं ये बात की जा रही है कि हमने गलत लोगों को चुना, गलत लोगों को हमने खड़ा किया। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई एक वजह थी, जो कि खुद वुज़रा भी मान रहे हैं कि महंगाई एक वजह थी, एक फैक्टर था जिसकी वजह से केपी के बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत हार गई। बहुत सी बातें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जो रियल फैक्टर है वो क्या है, इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी। क्योंकि ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो ये गली मोहल्ले के इलेक्शन होते हैं, गली के मोहल्ले के, आपके मेरे घर के बाहर के मसाइल होते हैं जो हम अपने सिटी नाज़िम या फिर मेयर से या सिटी मेयर से हम उनसे मसले हल करवाते हैं। और ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनसे हम समझते हैं कि वाकई जब हम इनके घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इनसे अपने मसले हल कराने को कहेंगे तो ये मसला वाकई हल होगा। हम एतमाद का इजहार करते हैं बेसिकली उन लोगों पर कि हमें लगता है कि ये जमात है जो हमारे मसले हल करवा सकती है। जब JUI को चुना केपी के लोगों ने तो हुकूमत के लिए बड़ा हैरान गुन था कि JUI फे को क्यों चुना गया। बड़ी ऐसी शिकस्त हुई है हुक्मरान जमात को कि जो कि उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज ज़रा से बात करेंगे और ख़ास तौर पे केपी के बल्दियाती इंतखाबात जो कि आगे वाले जो इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, उसके लिए क्या अलार्मिंग सिचुएशन दे रहे हैं खुद हुक्मरान जमात को। इसके लिए कितना काम करना होगा, यकीनन अब वज़ीर आज़म इस रिपोर्ट की रोशनी में तमाम तर जो इक़दाम हैं वो उठाएंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा पहले वो सुनिए, फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मेरे ख्याल में महंगाई जो है वो डेफिनेटली इसकी एक वजह है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी डेमोक्रेटिक एक सीट है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को 30 साल से नहीं हारी थी। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ और वो सीट हार गए और उनसे जब लोगों ने वो रिसर्चर्स गए उन्होंने पूछने के लिए कि आपने क्यों नहीं वोट डाला डेमोक्रेट को, तो उन्होंने कहा जो बाइडन ने पेट्रोल महंगा कर दिया। इसी तरीके से अभी UK के अंदर एक इलेक्शन हुआ, 32 साल से कंजर्वेटिव पार्टी वो सीट नहीं हारी थी और वो लिबरल से सीट हार गए हैं। तो महंगाई का तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा भी दूसरे एनालिसिस अनासिर हैं जो हमारी अंदरूनी जो पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई और किस तरीके से काम किया गया, तो उसके ऊपर अब एक बाकायदा मुशावरत हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, तजिया करने के बाद फैसले। जी हाँ, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सियासी मंजरमा बदल चुका है, लेकिन कब तक हम अमेरिका से जो है वो अपना तकाबला करते रहेंगे, वहाँ से मवाजना करते रहेंगे कि वहाँ महंगाई हुई तो वहाँ के इलेक्शन रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ा। तो महंगाई ही असल मामला है या वाकई मामला कुछ और है, इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची स्टूडियो से मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। और उमैर यासिर हमें ज्वाइन करें, ब्यूरो हेड पेशावर हैं और ज़ाहिर वो बेहतर जानते हैं कि क्या वजह बनी केपी में बल्दियाती इंतखाबात में हार की हुकूमत को। तो मैं यासिर साहब, जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे और सारी चीज़ें आपके सामने थीं तो उस वक्त क्या लग रहा था कि नताइज ऐसे ही होंगे या फिर वाकई एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो लोगों ने अपने वोट के ज़रिए दिया? जी उमैर यासिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, क्योंकि हम जो सूरत हाल यहाँ पे बन रही थी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, खुसूसन पेशावर में और जो सूबे के दूसरे डिस्ट्रिक्ट फैसला में, तो हम तो बार बार ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ अब चूँकि उसकी मकबूलियत में कमी आई है, तो ये इलेक्शन भी चूँकि ग्रास रूट लेवल का है जिसमें आवाम ने मकामी सतह पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करने हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं है जो पिछले सालों में रही है। अच्छा, इस पोजीशन की वजह क्या बनी, जरा मैं आपसे और भी बात करती साहब।
आगे बढ़ेंगे और अपने शो पर आएंगे और बात कर रहे थे हम उमैर यासिर से। तो उमैर, आपने कहा कि ज़ाहिर ये समझना होगा खुद हुक्मरान जमात को कि जो चुनाव किया गया, जो उम्मीदवार रखे गए, क्या वाकई यही फैक्टर बना हार का? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि जो मौजू उम्मीदवार हैं उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। जो करीबी लोग थे, जिस तरह पेशावर की अगर मिसाल ली जाए तो एक हल्के पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो मौजूदा सूबाई डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, उनके भाई थे। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो उनके ऑलरेडी MLAs MPs मौजूद हैं, कहीं पे उनके भाइयों और रिश्तेदारों को टिकट्स दिए गए हैं। उसमें ऐसा हुआ कि जो लोग पार्टी से नाराज हुए टिकट ना मिलने पर, वो आज़ाद हैसियत से लेकिन अगर मोर्सी सियासत की हम बात करें तो जो मेयर की सीट थी, बड़ी पेशावर मेयर की, तो वो भी समधी के बेटे हैं मौलाना फजलुर रहमान की, जो जीते हैं हाजी साहब। तो फिर अगर मोर्सी सियासत की बात करें तो मामला यहाँ भी मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ यही एक वजह तो नहीं हो सकती उमैर? जी बिल्कुल, यही एक वजह नहीं है। देखिए, मोरूसी सियासत तो तकरीबन तमाम जमातों में है। तहरीक इंसाफ तो हमेशा से, जब वो हुकूमत में नहीं भी आई थी तो उनकी वो इस बात पर बहुत ज्यादा दूसरी जमातों में तनकीद किया करते थे कि ये एक ही खानदान या एक ही पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्हें मखसूस लोगों को टिकट दिए जाते हैं। लेकिन ये लोग इसमें ये बात बिल्कुल बचा है कि दूसरी जमातों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो अहम वजह थी जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो थी डेफिनेटली वो महंगाई थी। और बलदियाती इलेक्शन के से पहले तक तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म से लेकर तमाम वज़रा तक ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि मुल्क में महंगाई है। इस बलदियाती इंतखाब ने उन्हें ये हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर किया है कि ये महंगाई है, और ये उन्हें जो एहसास दिलाया है वो पख्तूनख्वा के अवाम ने दिलाया है। अब वो ये मानने पर भी तैयार हो चुके हैं कि वाकई हमें महंगाई की वजह से हमें नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलें लगारी साहब, कम अज़ कम अब जाके हुकूमत को एहसास तो हुआ, लेकिन अभी भी हम जो मवाजना करते हैं अमेरिका से, यूरोप से, मुझे ये समझ नहीं आती कि महंगाई का मवाजना करना हो तो हम उन ममालिक की तरफ से मुवाजना करते हैं, हार का मुकाबला करना हो तो फिर हम वहीं जाते हैं कि जी वहाँ देखें कैसे डेमोक्रेट हुआ था, कैसे शिकस्त हुई थी, कैसे वहाँ के इलेक्शन हुए। मुझे समझ नहीं आती कि मवाजना अपने खत्ते के ममालिक से हम क्यों नहीं करते, हम बांग्लादेश से क्यों नहीं करते, हम इंडिया से क्यों नहीं करते, हम और दीगर ममालिक से क्यों नहीं करते? हम अपने जैसे ममालिक से मवाजना नहीं करते हैं। हाँ। हमारी हालत तो दुनिया की गुर्बत की सतह से बहुत नीचे, जो मुल्क बाकी रह गए हैं चंद एक, उनमें हम शामिल हो गए हैं। और ये हमारे लिए दुख की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है कि जिस दुश्मन मुल्क को हम सबसे ज़्यादा बुराई की नज़र से देखते हैं और वो हमें देखता है। और सच्ची बात यह है कि ये सब कुछ उसकी वजह से होता है और मौजूदा उसके जो हुक्मरान की वजह से होता है। लेकिन आप देखें तो सही, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त न जापान है, न जर्मनी है, न फ्रांस है, न बरतानिया है, न कनाडा, न ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया है जी। ये नंबर 1 सबसे बड़ी इंडस्ट्री का मुल्क जो है वो चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर आपका इंडिया का नंबर आता है, फिर बांग्लादेश है, और फिर बांग्लादेश। आप जाएं यूरोप में कहीं भी जाएं, आप किसी मॉल में जाएं, आपको मेड इन बांग्लादेश हर जगह नजर आएगा। बिल्कुल। और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद रही है। हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और हम टेक्सटाइल की मसनूआत एक्सपोर्ट करते थे। हमने मार मार कर और पाले हुए गुंडों और दहशतगर्दों और भत्ताखोरों से हमने भगाया यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट को कि तुम मुल्क छोड़ जाओ। वो मुल्क छोड़ गए। आधे से ज़्यादा बंगाल के अंदर, मशरकी आपके बांग्लादेश में, साबिक मशरकी पाकिस्तान में इस वक्त जो इंडस्ट्री है जी, वो आपके पाकिस्तान से भागे हुए सरमायाकारों के, जिनको यहाँ से आमदन हकीकतन भगाया गया कि यहाँ से भाग जाओ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट को बाकायदा भगाया गया। वो इनके दौर में नहीं भगाया गया, उससे पहले दौर में भगाया गया और उससे पहले दौर में भगाया गया। और ये सिलसिला लेकिन तसलसल है ना, ये आज से तो नहीं, ये 30 साल इन्होंने भी उसको किया और ज्यादा खराब किया। हाँ, खराब। दावा ये करते हैं कि हमने SECP में 1.5 लाख मजीद कंपनियां जो है वो रजिस्टर कराई हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि
उससे रोजगार के कितने, कम से कम 1.5 करोड़ तो नौकरियां पैदा होनी चाहिए ना, 1.5 लाख अगर। लेकिन नौकरियां नहीं है सर, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और गैस बहरान है, बिजली का बहरान है, कहीं कभी पेट्रोल है। हम एक मुल्क एक बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। तो खुदा का शुक्र है कि कम से कम इतना तो एहसास हुआ कि आज हम हारे हैं, तो हम हारे हैं महंगाई की वजह से, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है लगारी साहब जी। अमेरिका से मवाजना करते जी हैं सर, ये समझ नहीं आता कि वो अमेरिका से क्यों मवाजना करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी सीट लूज कर गई है, चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी लूज कर गई है सीट महंगाई की वजह से। हमने भी लूज कर दिया इलेक्शन महंगाई की वजह से। यानी ये अब भी मवाजना ये नहीं करते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक जो आप ही की तरह के तरक्की पजीर हैं, वो एशियन टाइगर बांग्लादेश, सर हमें बांग्लादेश से मवाजना करना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं लगारी साहब, पॉइंट टेकन सर। बहुत से बहरान हैं और बहुत से मसाइल हैं जिनका जिक्र मैं प्रोग्राम में करना चाहती हूँ। मैं यासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि वजह थी, जाहिर है कि ये सिर्फ एक वजह नहीं थी, कई वजूहात की बिना पर केपी के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सामना हुकूमरा जमात को करना पड़ा। तो इस तरह मैंने कहा कि हमारा मुल्क एक बहरानी कैफियत में है, कभी गैस का बहरान है, कभी पेट्रोल बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। तो नाजरीन, जिस तरह मैंने बात की कि केपी के इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद हुकूमत मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है, अगर दूसरी जानिब हम देखें तो मुल्क भर के अवाम गैस बहरान से शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कराची के इलाके DHA, सदर, IH चंडीगढ़ रोड और उसके अतराफ के वादियों में गैस मुकम्मल गायब है और गुज़िश्ता कई दिनों से गैस सप्लाई को बंद किया हुआ है। DHA के लिए 100 की इजाफी गैस पाइपलाइन का मनसूबा भी तातुल का शिकार है। 3 साल से इस तातुल का शिकार पाइपलाइन मनसूबा रवा मौसम सरमा में भी मुकम्मल ना होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कौमी असम्बली की तवानाई कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ कि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1200 अरब रुपए तक पहुंच गया है। एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक मुल्क में गैस की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं और गैस के अंडरग्राउंड स्टोरेज के हवाले से भी स्टडी करवाई जा रही है। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सुई गैस कंपनियों के हुक्काम ने बताया कि गैस के मुल्की ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। गैस के शदीद बहरान का सामना है। दिसंबर में गैस की किल्लत 250 और जनवरी में 280 MMCFD रहने का खदशा है। मौजूदा गैस बहरान के दौरान एक और बुरी खबर यह भी है कि सिंगापुर की LNG ट्रेडिंग कंपनी गनवर कार्गो की डिलीवरी से LNG दूसरी बार पीछे हट गई है, जिसके बायस गैस बहरान में इजाफे का इम्कान मजीद बढ़ गया है। गवर्नर ने नागुज़ीर सूरत हाल का दावा करते हुए हुकूमत में हुक्काम को इस बात से मुतला किया कि वो 10 जनवरी 2022 को होने वाली अपनी मुद्दत का LNG कार्गो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ताहम इसने अभी तक पाकिस्तान LNG लिमिटेड को ये नहीं बताया कि ये टर्म कार्गो आखिर कब फराम किया जाएगा। और गवर्नर की जानिब से LNG कार्गो की अदम दस्तियाबी की इत्तला एक ऐसे वक्त में आई है जब स्पॉट मार्केट में LNG की कीमत 35 से 40 की MMBTU पर मंडला रही है और 10 जनवरी को ट्रम्प कार्गो की अदम दस्तियाबी मुल्क में जारी गैस बहरान को मजीद संगीन कर देगी। तो क्या ये दावा जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात कर रहे हैं कि अगले साल से गैस नहीं मिलेगी, तो वाकई में ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में गैस का बहरान जारी है और सनतों को, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को जो गैस की फरामी थी उसको बंद किया गया। CNG जो तमाम स्टेशन थे उनको 2.5 माह के लिए बंद किया गया ताकि घरेलू सार्फिन को गैस मिल सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि घरेलू सार्फिन के पास भी गैस नहीं है और CNG एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया गया। आज CNG एसोसिएशन ने कहा कि किसी किस्म की हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए। 2.5 माह के लिए एक बहुत बड़ा वक्त है जिसमें तमाम CNG स्टेशन को बंद किया गया है। इसी पर हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर नजमुल हसन साहब, हैं CNG एसोसिएशन से। बहुत शुक्रिया आपका समीर साहब, आप धरने में ही मौजूद हैं। क्या कोई आया आपसे मुज़ाकरात करने, किसी ने बात की आपसे? जी, मैं इस वक्त धरने में मौजूद हूँ और ये धरना हमारा तकरीबन सुबह दोपहर को 2 बजे से 12 बजे से जारी है और ये जब तक के मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं होते तब तक जारी रहेगा। इस वक्त तक हमसे किसी ने भी मुज़ाकरात के लिए कोई कांटेक्ट नहीं किया सदन गैस कंपनी की जानिब से। अच्छा, आपने ये भी कहा कि सिंध के जो CNG स्टेशन थे उनको RLNG में मुंतकिल करने का एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया था। कहा था तमाम CNG स्टेशन को RLNG में मुंतकिल किया जाएगा। तो ये सिर्फ वादा था, दावा था, इस पर कोई काम नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, RLNG के ऊपर यही हमें कह के शिफ्ट किया गया था कि जी अगर आप RLNG के ऊपर आ जाते हैं
तो लोकल गैस से आपका जो सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर लोड शेडिंग फ्री मिलेगी। इसका सबूत खुद जो सुई सदर्न गैस कंपनी का एक मीडिया अलर्ट है वो है इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है, जिसके अंदर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जो सीएनजी स्टेशन आरएलएनजी में मुंतकिल होंगे उनको हम मुकम्मल तौर पे लोड शेडिंग का स्टेशन दे देंगे। लेकिन मसला ये है कि 1.5 साल के अंदर सुई सदर्न गैस कंपनी ने आज तक अपनी जो आरएलएनजी की एलोकेशन है ना वो नहीं कराई। हमें लोकल गैस आरएलएनजी के प्राइस पे बेच रहा है, मतलब जो गैस इन्हें 650-700 रुपए की मिलती है वो हमें ये 2700 रुपए में दे रहे हैं, जबकि यही गैस ये इंडस्ट्री को 819 रुपए में दे रहे हैं और कैप्टिव पावर को 1000 रुपए में। सबसे महंगी जो गैस है इस वक्त वो ये दे रहे हैं सीएनजी स्टेशन को, और सबसे पहले जो लोड शेडिंग स्टार्ट की है और सबसे लंबे अरसे के लिए वो भी की है सीएनजी सेक्टर को। देखें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और कैप्टिव पावर के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 महीने का होता है, जबकि वाहिद सीएनजी स्टेशन है कि जिसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 12 महीने का है। और 12 महीने पे आप हालत देख लेंगे 2.5 महीने के लिए आप किसी कारोबार को ये कह के बंद कर देंगे जी आपका रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल सकता, जबकि आज ही हमें पता लगा है कि जी इंडस्ट्रीज को दोबारा गैस की बहाली की कोशिश की जा रही है सुई गैस के साथ। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं समीर साहब, देखें ये मामला आज का नहीं है, ठीक है ये वर्स्ट हो गई है कंडीशन, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जी गैस नहीं है तो सीएनजी जो सेंटर्स हैं स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया जाए, कई दिन बंद रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर वर्स्ट हो गया, 2.5 माह के लिए बंद कर दिया। तो क्या इस तरफ कोई बात हुई है कि गैस अब नहीं है अगले साल से, जैसे कहा जा रहा है कि मुल्क में अब गैस होगी ही नहीं, तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप लोग कि फिर क्या हमारे लिए प्लान है, क्या मुकम्मल बंद कर दें, कहाँ जाएंगे फिर हमारे लोग? देखिए हमारा यही तो कहना है कि आपने जब हमें आरएलएनजी के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो हमारा तो लोकल गैस से वास्ते खत्म हो गया। तो लोकल जो क्राइसिस है वो तो आपका लोकल गैस के अंदर है। आपको 1.5 साल में ये होश नहीं आया कि जी आप आरएलएनजी के ऊपर कस्टमर तो बना रहे हैं, आरएलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर रहे हैं, लेकिन आरएलएनजी की एलोकेशन नहीं ले रहे। अब देखें जैसे पाकिस्तान के अंदर जो आरएलएनजी आने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1300 MMCFD है। सही है। विंटर के इस सीजन के अंदर, विंटर के अंदर इस वक्त जो आरएलएनजी आपके सिस्टम में आ रही है वो तकरीबन 800 MMCFD आ रही है, यानी 600 MMCFD का शॉर्टफॉल है। आपके जो ना ये जो कार्गोज जो बार बार पता लगता है कि जी फलाना कार्गो फेल हो गया, फलाना कार्गो मना हो गया, ये कार्गोज ना आने की वजह से जो आपका जो सिर्फ आरएलएनजी का जो वो लॉस है वो 600 MMCFD तक पहुंच गया है। तो ये मिसमैनेजमेंट, गलत पॉलिसीज और बर वक्त फैसला लेना, ये सब मामला हैं। कॉम्पिटेंसी और मिसमैनेजमेंट के अलावा मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। और ये काम माशाल्लाह जो तब्दीली सरकार है, असल जो शुरू हुआ है वो इस तब्दीली सरकार के अंदर हुआ है। इससे पहले फिर भी इतने बुरे हालात नहीं थे गैस के, इससे पहले इतने बुरे हालात। समीर साहब बस मैं आखिर में ये जानना चाहूंगी कि धरना जो आप लोग देकर बैठे हुए हैं कब तक यहाँ धरना रहेगा और क्या आगे का लाए अमल है आप लोगों का? देखिए धरने का जो बुनियादी हमारा जो वो है दो हमारे मुतालबात हैं। एक ये कि जी हमें चूंकि लोकल गैस दी जा रही है, इससे हम लोकल गैस मुंतकिल करके फौरी तौर पे हमारी जो 15 MMCFD की खपत है उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि 15 MMCFD 1% बनती है पूरे सदर्न गैस कंपनी के नेटवर्क है, सिर्फ 1%। तो हमें फिल फॉर गैस की सप्लाई बहाल की जाए। दूसरा ये कि बार बार हमें पिछले 2.5 महीने से सुनने को मिल रहा है कि जी जब हम एमडी साहब से मिलने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि जी मेरे बस में कोई नहीं है। अगर एमडी साहब इतने बेबस इंसान हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने बेबस इंसान को हमारे सरों के ऊपर लागू ना करें। बराए मेहरबानी फौरी तौर पे एमडी सुई सदर्न गैस कंपनी जो है वो रिजाइन दें और घर जाके बैठे अपने। जब वो हर बात करने कह देते हैं कि जी आप जाके मिनिस्ट्री में बात करें, जब बेबस हैं तो फिर वाकई रिजाइन ही बनता है। और जब आप मसला हल नहीं कर सकते और इस तरह से बात करी जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समीर नजमुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोस लगारी साहब कि हमारे वफाकी वजीर जो हैं हमाद अजहर साहब, वो भी इतनी ही बेबसी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं नहीं है गैस, क्या करें? वो तो मनाजरे के लिए भी चैलेंज करते रहते हैं लोगों को कि जी आओ हमारे साथ मनाजरा करो, बैठकर बात करो। भाई सीधी बात है, 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स दुनिया के आपको माला माल कर रहे थे एनर्जी सेक्टर में और गैस सेक्टर में ख़ास तौर पर। आपने एक जगह पर तकिया किया हुआ है, वहाँ से आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपको जो उठाने के लिए जो जिम्मेदारी ली हुई है सिंगापुर वालों ने, उन्होंने मना कर दिया कि जी हम आपकी गैस जो है आपको नहीं फराहम कर सकते हैं। ये हो गया इधर का मामला। ईरान के साथ आपने किया है 1475 किलोमीटर की या 2475 किलोमीटर गालिबन, वो जो है उसको आपने करना था, ईरान ने अपनी बॉर्डर पर आकर ख़त्म कर दिया। आपने यहाँ शुरू करना था। एक
2014 में गालिबन वफाकी काबीना की इजलास में हमें भी मेहरबानी की थी, वज़ीर आज़म ने बुलाया था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, हम गए थे, हमने इस पर सवाल किया था। उनने वज़ीर पेट्रोलियम थे शायद खाकान अब्बासी, उनसे पूछा कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं, ज़रा इनकी बात बताएं। तो उन्होंने कहा जी वो ईरान के साथ जो है चूँकि पाबंदियों का मामला है और आलमी पाबंदियाँ, इस वजह से हम ईरान के साथ ये मामलात नहीं कर सकते। जबकि उस वक्त उसी वक्त इंडिया और ईरान की ट्रेड 15 अरब डॉलर और हमारी जो है वो आधा अरब डॉलर भी नहीं है, आधा अरब नहीं है। ईरान के साथ उस वक्त 15 अरब डॉलर थी। तुर्की की और इंडिया की तिजारत 20 अरब डॉलर थी, हमारे पास 1 अरब डॉलर भी नहीं है। हम तुर्की के बहुत करीबी दोस्त हैं। अब हम जा रहे हैं भाई रेलवे लाइन ले जाकर, हम यहाँ से ईरान और ईरान से तुर्की लेकर जा रहे हैं, इस गैस पाइपलाइन को भाई पूरा करें। फिर एक और तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान की गैस लाइन बननी थी जो वहाँ से अफगानिस्तान से होकर आनी थी, हमने कोई इक़दाम नहीं किए। और उज्बेकिस्तान से एक और पाइपलाइन आनी थी जो ग्वादर में आनी थी, महमूद कोट में आनी थी। गैस पाइपलाइनें सारा कुछ बचाया जाना था, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे ना, आपका इंटेंशन नहीं है। हम आगे फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। लगाई साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत शुक्रिया आपका कि हम नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो हमने क्या किया, हमारा सारा पूरी मईशत का इंसार सिर्फ इंपोर्ट पर क्यों है। और यही वजह है नाजरीन कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अदम तवाज़ुन है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में तजारती खसारा 5 अरब डॉलर तजावुज़ कर गया है, जो कि वाकई कहा जा रहा है तजियाकारों की जानिब से कि हम एक मुआशी तबाही के दहाने पर पहुँच गए हैं। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ गई है, लेकिन जो स्टेट बैंक कह रहा है, जिसमें कहा गया है कि काम करने वाली जो एक्सचेंज कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से हिदायत की गई हैं कि ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी शख्स यौमिया 10,000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा और सालाना 1 लाख डॉलर से ज़्यादा की नकद या फिर तरसीलात ज़र की सूरत में ख़रीदारी ना करे। लेकिन उसके बावजूद क्या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है लोगों की जानिब से, या फिर जो बार बार बात की जाएगी अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं, क्या इन इक़दाम से स्टेट बैंक के क्या इनको रोका जा सकता है? ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं तिजारती खसारे की, तो इसको दुरुस्त करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? इसी वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चीफ इकोनॉमिस्ट शान सईद साहब। शान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आखिर ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं स्टेट बैंक की जानिब से, क्या ये कुछ दुरुस्तगी की जानिब लेकर जाएंगे मुल्क की मईशत को? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो ये कि स्टेट बैंक हैज़ बिकम इररिलेवेंट। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी टोटली फेल हो गई है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स का मैंडेट होता है वो 3 ही होते हैं, एक प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरी ग्रोथ स्टेबिलिटी और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस वक्त जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, मैं यहाँ पर मलेशिया और सिंगापुर में काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, वो ये समझ रहे हैं कि स्टेट बैंक, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ECB जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है जी, और बैंक ऑफ इंग्लैंड उसकी तरह पैनिक कर रहा है। और अगर आपका डिस्काउंट रेट 9.5% से 12% भी चले जाता है तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी 2022 में। कोई भी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल बैंक लेते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हाइक का हो या डिक्रीज का हो, उसको मार्केट में इम्पैक्ट होने में 12 से 15 महीने लगते। तो स्टेट बैंक की जो गलत पॉलिसी, गलत मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से स्टेट बैंक हैज बिकम। तो सर हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है? एब्सोल्युटली, रुपए की जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, सेंटिमेंट्स ऑन द ग्राउंड, जो पल्स होती है इन्वेस्टर्स की पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी और स्टेट बैंक की, उसमें उनको जीरो कॉन्फिडेंस है। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है तो वो फिर उनका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है सेंट्रल बैंक में वो जीरो हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ है, क्योंकि अभी आपने खुद बात की जो मुल्क के दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तुर्की का मॉडल हमारे पास है जिसमें पूरी दुनिया तनकीद कर रही थी तैयब उर्दवान पे कि इनकी गलत पॉलिसीज़ हैं, किस तरह लीरा गिरा, लेकिन उनके 2 इक़दाम से एक दिन में 30% इंक्रीज़ हुआ लीरा। उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना को हटाया, उन्होंने शरह सूद को कम किया, उन्होंने कहा कि जो आप कर्जे ले रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है उसको 15 से 14% पे कर दें। क्या उनके इस इक़दाम से और उनकी जो पॉलिसी थी, क्या वाकई आप समझते हैं कि इस पॉलिसी पर मुल्क जो है वो अपनी जो रुपए की कदर है उसको स्टेबल कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि टर्की की जो लिरा है वो पिछले 6 महीने में तकरीबन 50% गिर चुका था US डॉलर के अगेंस्ट। और सिर्फ प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक स्टेटमेंट दी है
और उससे 1.2 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्टर्स ने अपने ऑफलोड किए हैं। और टर्किश लिरा जो है 17.37 पे ट्रेड कर रहा था, आज वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ टर्किश लिरा 12.53 पे ट्रेड कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है, जब आप एज अ लीडर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन वो लीडर का जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शान सईद साहब बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ब्रेक लेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाजरीन। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ रहा है, इकदाम उठाए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि इसके केसेस बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर पे कल्लात जहाँ पर अब जो केसेस हैं, मुश्तबा केसेस, उनकी तादाद 32 हो चुकी है। एक ऐसा वक्त जब वबा का वक्त है और दीगर जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं, तो हमें करना क्या होगा और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन तमाम बीमारियों को, इसी वक्त हम बात करें। राना जवाद असगर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ इन्फेक्शन डिजीज़ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट आया है, गो के ये कहा जा रहा है कि इसका डेथ रेशो तो कम है, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और फिर डेंगू भी है, मलेरिया भी है, दीगर बीमारियाँ हैं जो मौसमी बीमारियां हैं। हम किस तरह अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें और डिफ्रेंशिएट कैसे करें इन तमाम बीमारियों को? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। ओमिक्रॉन वाकई जो डेल्टा वायरस था, जो इससे पिछला वायरस था कोरोना वायरस का वेरिएंट था, उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ आसानी के साथ एक से दूसरे को लग रहा है। इस वजह से हम उन ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर इसकी वजह से उनके नंबर में तेज़ी से बढ़ते हुए नंबर देख रहे हैं। और अमेरिका में एक्सपेक्टेड है कि वो शायद एक आध माह के अंदर वो 4 लाख रोज़ाना केसेस पर पहुंच जाए। तो ये एक खतरे की सूरत है। इसका कम मोहलक होना या माइल्ड होना अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन अगर ये कम मोहलक भी है, लेकिन क्योंकि 4 गुना ज़्यादा लोगों को लग रहा है तो ख़तरा ये है कि अस्पतालों पे दबाव बढ़ जाएगा। अब इससे कैसे बचें? इससे बचने के वही तरीके हैं जो इससे पहले हम जिनकी तलकीन करते रहे हैं, और उनमें से सबसे बड़ा ये है कि कमरों की खिड़कियां खुली रखें। और मुझे मालूम है कि इस वक्त सर्दियां हैं और बाहर ठंड है, लेकिन जितना भी आप वेंटिलेशन बेहतर कर सकते हैं पब्लिक स्पेस। लेकिन डॉक्टर साहब अभी वेंटिलेशन कैसे बेहतर करें? आपको पता है डेंगू बहुत फैल रहा है, लोग उससे भी डर रहे हैं। फिर डेंगू, जिस तरह मेरा सवाल था आपसे कि डेंगू, मलेरिया और फिर कोरोना, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? ये शुरू में तो बंदा टेस्ट नहीं करवाता, फिर पता कैसे चलेगा कि अभी कौन सा मर्ज हुआ है किसी शख्स को? जी हाँ, अब मोस्ट जो हमारे मुल्क का ज़्यादा बेशतर हिस्सा है उसमें सर्दी की वजह से अब डेंगू में कमी आ गई है। कराची या जो आपके साउथ के इलाके हैं उनमें अभी डेंगू साथ मौजूद है। तो इस वजह से जो आपका नॉर्थ एरिया है वहाँ पे इस वक्त जो मसला होगा वो हमारा ओमिक्रॉन का ही होगा। लेकिन इनसे फ़र्क कैसे करें? उसमें वाकई ये दुश्वारी है कि हम डेंगू के लिए कहते थे कि आप बाहर ना जाएं, और इसके लिए हम कहते हैं कि आप दरवाजे खिड़कियां खुली रखें। लेकिन आप ये दोनों काम कर सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि अगर आप बाहर जाएं और अगर डेंगू अभी है आपके पास आपके इलाके के अंदर, तो फिर आप अपने फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, हाफ स्लीव शर्ट्स वगैरह ना पहनिए, डार्क कपड़े ना पहनिए शाम के वक्त, और सुबह और शाम का वक्त होता है इसके मच्छर के बाहर निकलने का। अब जो ओमिक्रॉन है या कोरोना वायरस है, ये लगता है जहाँ पे क्राउड होता है, दफातर के अंदर, कमरों के अंदर, मार्केट के अंदर। अगर आपने यही काम आप बाहर खुली हवा में कर लें, ऐसी दुकानों पे कर लें जिसके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अगर आपके इलाके में डेंगू है तो वो आप मॉस्किटो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिर में एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेफिनेटली ये नया वेरिएंट है, डेल्टा जितना तेज़ी से आपको डैमेज करता है और जितनी तेज़ी के साथ ज़ाहिर डेथ रेशो उसमें बहुत ज़्यादा है, तो ओमिक्रॉन का क्या सिलसिला है कि अगर यहाँ पर फीवर होता है तो कितने कैसे सिम्टम्स होते हैं? माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और ये कितनी तेज़ी के साथ फैलता है किसी बॉडी में? जी, ये एक तो ओमिक्रॉन में ये है कि ये बड़ी आसानी से, मतलब मैंने जिस तरह बताया कि डेल्टा बहुत ज्यादा तेजी से फैलता था, ये उससे भी 4 गुना तेजी से फैलता है। तो नंबर 1 तो ये हो गया।
अब जब इन्फेक्शन होती है एक इंसान को तो डेल्टा के अंदर नॉर्मली ऑन एवरेज 6 दिन लगते थे। वैसे तो हम 2 से 6 दिन कहते थे, लेकिन 4-5 दिन या 6 दिन का लगता था। इसके बारे में जो अभी तहकीक आई है कि ये 3 दिन के अंदर भी इंसान के अंदर इसकी इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, जो पहले की यानी कि ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है एहतियात करने का वक्त है, गो के हम जानते हैं कि इस वक्त छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, न्यू ईयर का मामला है पूरी दुनिया में, और ज़ाहिर लोग चाहते हैं कि 2 साल बाद एक दूसरे से मिलें जुलें और गैदरिंग्स करें, लेकिन एहतियात करना लाजमी है क्योंकि जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।